हाइड्रोसीरे एंड लिथोसीरे के बाद में अब बात करते हैं सक्सेशन के अंदर, सक्सेशन टॉपिक के अंदर सबसे लास्ट जो पॉइंट बचता है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, जबकि मॉड्यूल में ये आपको लगभग बीच में दिया हुआ है। हाइड्रोसीरे और लिथोसीरे बेहतर अच्छी तरीके से समझने के बाद में आपके लिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर कैरेक्टर्स को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोसीरे में क्या होता है। हाइड्रोसीरे में एक वाटर बॉडी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन से शुरुआत होती है और वो पूरी वाटर बॉडी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है सीक्वेंशियल मैनर में। इसको हम हाइड्रोसीरे कहते हैं। लिथोसीरे रॉक्स के ऊपर लाइकेन्स आते हैं और ग्रेजुअली लाइकेन्स, मॉसेस और उसके बाद में हर्ब, श्रब्स और फाइनली वहाँ पर भी फॉरेस्ट बन जाता है। उसको हम लिथोसीरे कहते हैं। तो ये सीक्वेंशियल मैनर में फाइटोप्लैंक्टन से फॉरेस्ट का बन जाना, इस तरीके सिक्वेंशियल ऑर्डर में पूरी वाटर बॉडी का फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना और रॉकी एरिया, रॉक्स का धीरे धीरे लाइकेन, मॉसेस, हर्ब्स और श्रब्स के बाद में फॉरेस्ट का डेवलप हो जाना, इसी को हम सक्सेशन कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाइड्रोसीरे और लिथोसीरे की फॉर्म में हमने इसे डिटेल में पढ़ा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स। देखिए, कैरेक्टर्स इतने इजी हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों, कैसे, वो समझें। हमने जो हाइड्रोसीरे और लिथोसीरे को शॉर्ट में यहाँ पर आपको बना दिया है, वैसे तो आपने डिटेल में पढ़ा लेकिन शॉर्ट में देखिए। जैसे ये एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी मतलब खाली बिल्कुल लेक, और ये एक रॉकी एरिया है बिल्कुल खाली। तो खाली एरिया को बेयर एरिया कहते हैं। वाटर बॉडी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर उसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन्स रिप्लेस हुए सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बाद में रीड स्वैम्प, एम्फीबियस, इस तरह धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या बन गए, फॉरेस्ट। तो ये जो दिख रहा है वाटर बॉडी से BCD और फाइनली क्लाइमेक्स स्टेज ओक एंड सैलिक्स, ये है हाइड्रोसीरे। उसी तरीके से बेयर एरिया मतलब रॉक्स, रॉक्स के ऊपर कौन पाइनियर, लाइकेन्स, लाइकेन्स के बाद में मॉसेस, हर्ब, श्रब्स, ABCD क्या बन गया, फॉरेस्ट। तो ये क्या है, लिथोसीरे। तो इन शॉर्ट, जिससे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी रहे कि हमें मूव करना है पाइनियर स्टेज से क्लाइमेक्स की ओर, तो खाली पड़ी जगह पर जो शुरुआत करता है, जैसे रॉक्स के ऊपर लाइकेन्स, वाटर बॉडी में फाइटोप्लैंक्टन्स, ये बनाते हैं पाइनियर स्टेज, और फाइनली ये पाइनियर स्टेज धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है क्लाइमेक्स स्टेज, स्टेबल स्टेज, और जो बनाते हैं ओक एंड सैलिक्स। ओक एंड सैलिक्स को आपको ध्यान रखना है, ये वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स। तो इस तरीके से, और बीच में ABCD, इनको सीरियल स्टेज कहते हैं। तो अपने को क्या करना है, आपको मैं भी कोई भी कैरेक्टर बता दूंगा कि भाई ये कैरेक्टर बताइए, और आपको बताना है कि ये पाइनियर से क्लाइमेक्स की ओर जाने पर बढ़ता है, घटता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस इतना सोचना है। देखिए कितना आसान है। जब आपको मालूम है कि फाइटोप्लैंक्टन्स एंड लाइकेन्स पाइनियर बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, आप सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म से आप ओक और सेलिक्स की ओर जा रहे हैं, वुडी प्लांट्स की ओर जा रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ओर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या कैरेक्टर रहेंगे, और धीरे धीरे वो कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। बहुत ही आसान है, हम एक एक करके बात करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगी बात। देखिए, आगे कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले ये 8-9 कैरेक्टर्स दिए हैं, हम पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। वो है R सेलेक्टेड स्पीसीज एंड K सेलेक्टेड स्पीसीज। देखिए, पाइनियर को R सेलेक्टेड कहते हैं या K सेलेक्टेड कहते हैं, इसका आंसर तो आप खुद ही करेंगे। मैं तो आपको R सेलेक्टेड का डेफिनेशन एंड K सेलेक्टेड स्पीसीज का डेफिनेशन बता देता हूँ। R सेलेक्टेड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो नंबर में तो हो ज्यादा, नंबर हाई हो। नंबर कब हाई होगा, जब स्पीसीज का बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा, पैदा करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा, और उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी कम हो।
सो हाई नंबर और हाई बायोटिक पोटेंशियल बट लो स्टेबिलिटी, उनको आर सेलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। वो ज्यादा टिक नहीं पाती। के सेलेक्टेड स्पीसीज का उल्टा, नंबर में तो कम, नंबर में लो, मतलब बायोटिक पोटेंशियल कम है, वो ज़्यादा पैदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी हाई है, टिके रहते हैं, कहीं ख़त्म नहीं होने वाले हैं, स्टेबिलिटी हाई है, उनको के सेलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। अच्छा, यदि मैं आपको एनिमल का एक एग्जांपल बताऊं तो आप खुद बताइए कि इनमें से कौन तो आर सेलेक्टेड है और कौन के सेलेक्टेड है। जैसे इंसेक्ट एंड एलिफेंट। इंसेक्ट और एलिफेंट को दोनों ऑर्गेनिज्म को आपको बताना है कि इसमें से आर कौन सा है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के, तो आप कहेंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट तो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं और सीजन चेंज होने पर मर भी जाते हैं, इसका मतलब नंबर तो हाई है, स्टेबिलिटी लो है, तो इंसेक्ट आर सिलेक्टेड स्पीसीज है। हाथी एलिफेंट नंबर में कम है लेकिन स्टेबिलिटी हाई है, तो हाथी एलिफेंट के सेलेक्टेड स्पीसीज कहे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, मुझे बताइए कि पायनियर स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेज में कौन आर सिलेक्टेड और कौन के सिलेक्टेड। तो आप सिंपल कहेंगे पायनियर फाइटोप्लैंक्टन्स सिंगल सेल के हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, नंबर में ह्यूज है, नंबर में ज्यादा, जबकि सीजन चेंज होने पर चेंज हो जाते हैं। देखो इसके बाद में ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आएगा, तो स्टेबिलिटी कम है। सो लाइकेन्स हो या फाइटोप्लैंक्टन्स हो, ये नंबर में तो ज्यादा होते हैं लेकिन स्टेबिलिटी कम, इसलिए पायनियर स्टेज को आप आर सेलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। क्लाइमेक्स ओक एंड सैलिक्स। ओक ट्री पहाड़ों पर मिलता है, यूरोपियन कंट्री में मिलता है, बैनियन ट्री जैसा होता है, बरगद के पेड़ जैसा, तो बताइए नंबर में क्या होंगे, कम होंगे, और स्टेबिलिटी हाई होगी, फ्लड का, सूखे का, ड्रोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो नंबर में कम क्लाइमेक्स वाले, स्टेबिलिटी हाई के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो मैं कह सकता हूं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब हम पायनियर स्टेज से क्लाइमेक्स की ओर जाते हैं तो कह सकते हैं कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज ग्रेजुअली के सेलेक्टेड स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। शुरुआत आर सेलेक्टेड स्पीसीज करती हैं और क्लाइमेक्स स्टेज पर कौन आ जाती है, के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो ये था आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड, बहुत आसान है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया है, आप आसानी से उसको को बना लेंगे। चलिए अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अब देखिए कितने सिंपल हैं, आप खुद आगे आगे बताएंगे। कैरेक्टर पहला लिया लाइफ, लाइफ स्पैन मतलब। अब आप मुझे बताइए कि पायनियर में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, पायनियर से क्लाइमेक्स की ओर जाएंगे तो लाइफ स्पैन बताना है। एक सिंगल सेल का जो है, जो ऑर्गेनिज्म है या लाइकेन्स, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा, जब ये ओक ट्री ग्रो कर गया पता नहीं कब मरेगा, 100, 150, 200 साल बाद। तो लाइफ जो है पायनियर पर शॉर्ट और क्लाइमेक्स पर लॉन्ग होती है। भाई जल्दी मरेंगे तभी तो दूसरी स्टेज आएगी, और ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि मरते नहीं है जल्दी, तो इसलिए याद रखें पायनियर पर लाइफ शॉर्ट लाइफ वाले होते हैं, क्लाइमेक्स पर लॉन्ग लाइफ वाले। स्टेबिलिटी पायनियर पर लो होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स और लाइकेन इतने स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि आर सिलेक्टेड स्पीसीज बोले हैं, और क्लाइमेक्स पे स्टेबिलिटी हाई। ह्यूमस कंटेंट बताइए, एक सिंगल सेल के या जो छोटे स्मॉल साइज में क्या है लाइकेन्स, वो ज्यादा ह्यूमस इकट्ठा कर पाएंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, या एक बैनियन ट्री ओक सैलिक्स बड़े लीफ गिरा दिया, डिफोलिएशन करा दिया, तो ह्यूमस कंटेंट यहाँ ज्यादा होगा, वहां पर कम, इसलिए ह्यूमस पायनियर पर लो, क्लाइमेक्स पर हाई। बायोमास ऑब्वियसली सिंगल फाइटोप्लैंक्टन और लाइकेन लो बायोमास, तो यहाँ पर हाई बायोमास, तो पायनियर में बायोमास लो, क्लाइमेक्स पर बायोमास हाई। स्पीसीज डाइवर्सिटी, लाइकेन फाइटोप्लैंक्टन गिनती की स्पीसीज हैं, जबकि यहाँ पर तो ओक और सैलिक्स जंगल आ गया, फॉरेस्ट में तो ढेर सारी स्पीसीज होंगी, तो पायनियर पर लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्लाइमेक्स पर हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलती है। अब इसके बाद में आता है नीके स्पेशलाइजेशन, बहुत ही निश स्पेशलाइजेशन कहते हैं इसको, कई बार नीके भी बोल देते हैं, निश स्पेशलाइजेशन। निश स्पेशलाइजेशन में यहां पर अभी मैं ये बता देता हूं, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। निश स्पेशलाइजेशन पायनियर पर लो और क्लाइमेक्स पर हाई होता है। क्या होता है निश, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ निश, निश स्पेशलाइजेशन, निश जनरलाइजेशन, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। तो पहले हम निश स्पेशलाइजेशन बस इतना याद रखें कि पायनियर पर लो और क्लाइमेक्स पर
निश स्पेशलाइजेशन हाई होता है। नेक्स्ट है एनसीपी, और कह सकते हैं इसको एनुअल यील्ड भी कहते हैं। एनसीपी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। देखिए नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या कहें एनुअल यील्ड पायनियर पर हाई होती है और क्लाइमेक्स पर लो होती है। ये वाला जो 7th पॉइंट, 6th एंड 7th पॉइंट दोनों ऐसे हैं जो बच्चे को फ्रीक्वेंटली डाउट आता है, इसलिए इनको हम दोनों को डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। बस आप अभी ध्यान रखें कि निश स्पेशलाइजेशन लो टू हाई एंड एनसीपी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड हाई टू लो होती है। अभी डिटेल में बात करेंगे। चलिए 8 पॉइंट पर आ जाए। फ्यूचर सीरल कम्युनिटीज कैन बी प्रिडिक्टेड बिकॉज इट इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस। इस पॉइंट को समझिए क्या कह रहा है। अब मुझे आप बताइए, थोड़ा याद करिए कि हाइड्रोसीरे में फाइटोप्लैंक्टन स्टेज चल रही है। फाइटोप्लैंक्टन के स्टेज के बाद में कौन सी स्टेज आएगी? उसके बाद में आती है सबमर्ज स्टेज। सबमर्ज आते हैं, रूटेड सबमर्ज, मतलब पानी में डूबे हुए हैं और रूटेड है। या मैं आपसे कहूं बीच में कि यदि चल रही है रीड स्वैम्प स्टेज, तो रीड स्वैम्प के बाद में कौन सी आएगी? मार्श मीडो। ये फिक्स है, मतलब सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 जो भी स्टेज आपने पढ़ी है हाइड्रोसीरे में या लिथोसीरे में, इनका सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है। ये आपस में रीशफल नहीं होती स्टेज। मतलब यदि मैं कहूं कि मार्श रीड स्वैम्प के बाद में कौन सी आएगी? मार्श मीडो कंफर्म है, पड़े ही अभी वो स्टेज ना आई हो। जैसे यदि किसी रॉक्स के ऊपर लाइकेन है तो लाइकेन के बाद में मोसिस आएंगे, ना कि हर्ब्स। तो इसलिए फ्यूचर कम्युनिटी को, मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर सीरल कम्युनिटी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ए के बाद में क्या आएगा? बी आएगा, कंफर्म है। ए के बाद में सी नहीं आ सकता, ये बिल्कुल सीक्वेंस फिक्स है। डी के बाद में ई आएगा, ये फिक्स है। तो इसलिए बोला कि फ्यूचर सीरल कम्युनिटीज कैन बी प्रिडिक्टेड। पहले से ही आप फ्यूचर में आने वाली कम्युनिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको स्टेज बताई जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस स्टेज के बाद में कौन सी स्टेज आती है, वो फिक्स है, वही आएगी। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट में सक्सेशन एंड एवोल्यूशन। सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस। बहुत ही खास टॉपिक, समझिए पॉइंट। मतलब कैसे? सक्सेशन का मतलब क्या है? खाली पड़ी जगह पर प्लांट कम्युनिटी का स्टैब्लिश होना, इसको सक्सेशन कहते हैं। आज जो आप जंगल देख रहे हैं, ये जंगल या तो पत्थरों के ऊपर तैयार हुए हैं, रॉक्स के ऊपर लिथोसीरे हुआ होगा, या ये वाटर बॉडी पर तैयार हुए हैं तो हाइड्रोसीरे हुआ होगा। तो इसको सक्सेशन कहते हैं। इस अर्थ के ऊपर इतना जो जंगल बना है वो ऐसे ही सक्सेशन के थ्रू ही डेवलप हुआ है। तो सक्सेशन है किसी खाली पड़ी जगह पर, बेयर एरिया पर प्लांट कम्युनिटी का सीक्वेंशियल मैनर में स्टैब्लिश होना। और इवोल्यूशन क्या है? नई स्पीसीज का बनना। तो जरा सोचिए, पुराने टाइम में जब अर्थ बनकर तैयार हुई होगी, उस टाइम पर नई स्पीसीज क्या हो रही होंगी? इवोल्व। नई स्पीसीज इवोल्व भी हो रही होंगी, साथ में ये इवोल्व हुई स्पीसीज क्या हो रही होंगी? फैल भी रही होंगी। नई स्पीसीज का बनना एवोल्यूशन, और उस स्पीसीज का इस अर्थ के ऊपर स्प्रेड होना, फैलना सक्सेशन कहलाता है। इसलिए बोला कि शुरुआती टाइम में जब अर्थ इवोल्व होने के बाद में अर्थ पर डाइवर्सिटी फैलना शुरू हुई होगी, तो तब दोनों साथ साथ चलने वाली प्रोसेस रहे होंगे। सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस। नई स्पीसीज बन भी रही होंगी और वो स्पीसीज बनी हुई फैल भी रही होंगी। तो इस तरीके से हुआ होगा। जरा सोचिए, पाइनस जो है वो कहीं पर इवोल्व हुआ होगा, लेकिन आज पूरे ठंडे एरिया में, कोल्ड इन्वायरमेंट में, हिमालय में पाइनस फैला हुआ है। तो जब बना होगा, तैयार हुआ होगा, तो तब तो पाइनस का क्या हुआ होगा? एवोल्यूशन। लेकिन उसका जो फैलाव हुआ होगा माउंटेन्स पर, उसका रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? सक्सेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक और पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इसको बताए थे। आप मुझे बता सकते हैं कि हमने जो सक्सेशन समझा है, चाहे वो हाइड्रोसीरे हो चाहे लिथोसीरे हो, उसमें हमने किसको बदलते हुए देखा है? किसको बदलते? एनिमल्स को बदलते हुए दिखाया मैंने? माइक्रोब्स को बदलते हुए दिखाया? नो, मैंने आपको बदलते हुए दिखाया, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन से बात करें, रूटेड सबमर्ज्ड, फ्री फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श मीडो, प्लांट्स।
चाहे वो लिथोसिरेपर, लाइकेन, मोस, हर्ब, श्रब्स, मतलब सक्सेशन प्राइमरीली फोकस होता है किस पर? वेजिटेशन पर। आप सक्सेशन में ग्रेजुअली वेजिटेशन को चेंज होते देखते हैं, उनके एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए, पड़े ही वेजिटेशन पर फोकस्ड हो, लेकिन जब वेजिटेशन चेंज होगा तो उसको खाने वाले एनिमल्स भी तो ग्रेजुअली चेंज होंगे। जब एनिमल्स चेंज होंगे ग्रेजुअली तो उन पर फीड करने वाले माइक्रोब्स भी चेंज होंगे। कुल मिला के सक्सेशन में एंटायर डाइवर्सिटी के अंदर बदलाव होता है। पड़े ही फोकस आप जो है चेंज होते हुए आप किसको देखते हो? प्लांट्स को। तो प्लांट्स पर ही है, वेजिटेशन पर फोकस्ड होता है, लेकिन चेंज तो सभी होते हैं। प्लांट्स पर फीड करने वाले एनिमल्स चेंज हो जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी पर फीड करने वाले माइक्रोब्स। तो कुल मिला के एंटायर डाइवर्सिटी में बदलाव देखने के लिए मिलता है फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमैक्स। चलिए, अब हमने बात की थी कि पॉइंट नंबर 6 एंड 7 निश स्पेशलाइजेशन एंड एनसीपी को डिटेल में बात करते हैं। निश के बारे में बच्चे को बहुत डाउट रहता है, क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर समरी में दिया है। पहले बात करते हैं व्हाट इज निश। निश नीट यूजी 2018 के अंदर पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? केवल डेफिनेशन पूछा गया था कि व्हाट इज निश। अब देखिए, तो डेफिनेशन की बात करेंगे। निश जो होता है वो वर्क, किसी स्पीसीज का वर्क कि वो क्या करती है, और दूसरा वर्क एड्रेस, वो वर्क कहां पर परफॉर्म करती है। जैसे डियर ग्रासलैंड में ग्रास खाता है, तो ग्रास खाना, ग्रेजिंग उसका वर्क है, और वो ग्रासलैंड में ये परफॉर्म करता है, वो उसका वर्क एड्रेस है। टाइगर जो है वो ग्रासलैंड में बफेलो को खाता है, तो बफेलो का प्रीडेशन करना उसका वर्क है, क्योंकि ये ग्रासलैंड में सवाना के जंगल में कर रहा है, तो सवाना के जो जंगल है वो उसका वर्क एड्रेस है। तो वर्क प्लस वर्क एड्रेस जिसे कहते हैं किसी स्पीसीज का फंक्शनल रोल। पहला तो यही है कि डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज इज नोन एज निश। इकोलॉजिकल निश कहते हैं इसे। किसी भी स्पीसीज का नेचर के अंदर क्या फंक्शनल रोल है उसको निश बोला जाता है। चलिए, इसको एक एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। डियर ग्रेजिंग इन अ ग्रासलैंड। ग्रेजिंग क्या है? वर्क, और ग्रासलैंड क्या है? वर्क एड्रेस। सो वर्क एंड वर्क एड्रेस मिलकर बनाते हैं निश। निश बनाते हैं। अब आप जरा सोचिए, आप ये कहेंगे सर एक ग्रासलैंड में टाइगर जो है बफेलो को खा रहा है, तो ये सही है, टाइगर का ये निश है कि भाई ग्रासलैंड में रहता है और बफेलो को खाता है। वहीं पर लायन आ गया और लायन भी जो है ग्रासलैंड में बफेलो को खाने लगा। ऐसी कंडीशन में आपको नहीं लगता कि टाइगर एंड लायन का जो निश है वो क्या हो गया है? कॉमन हो गया है एक। इसे बोलते हैं निश ओवरलैप। और जरा बताइए, जब निश ओवरलैप हो जाएगा तो क्या कंपटीशन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल 100% सही। जब निश ओवरलैप हो जाएगा तो टाइगर और लायन के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। या निश ओवरलैप ये भी बताता है कि दो स्पीसीज एक ही रिसोर्स पर डिपेंड है। जिस प्रकार टाइगर और लायन किसके ऊपर डिपेंड है? बफेलो के ऊपर। ऐसी कंडीशन में टाइगर या बफेलो में से किसी स्पीसीज को जाना पड़ेगा। यही वजह है कि जिन एरिया में टाइगर मिलते हैं नेचर के अंदर, वहां पर कभी भी लायन नहीं मिलेंगे, और जिन एरिया में लायन मिलते हैं वहां पर टाइगर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी दो स्पीसीज लंबे समय तक नीश ओवरलैप में नहीं रह सकती। किसी एक स्पीसीज का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये था निश। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया है, ध्यान रखें। देखिए, यही तो कमाल है। टाइगर और लायन एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन टाइगर के साथ लेपर्ड रह लेता है और लायन के साथ भी लेपर्ड रह लेता है। क्यों? क्योंकि लेपर्ड स्मार्ट है कि निश को ओवरलैप नहीं कराना है, इसलिए लेपर्ड ने सोचा कि टाइगर किसको खाता है? बफेलो को। इन्होंने कहा कि हम रैबिट को खाएंगे। अपने फूड को अलग किया, निश को ओवरलैप होने से बचा लिया। इसलिए लेपर्ड टाइगर के साथ भी रह लेता है और लेपर्ड लायन के साथ भी रह लेता है, कि उन्होंने अपने निश को ओवरलैप होने से बचा रखा है, अपने फूड को उन्होंने अलग कर लिया है।
तो ये था निश। अब देखिए इसमें बोला है कि भाई जब आप पायनियर से क्लाइमेक्स की ओर जाते हैं तो निश स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है। अब इसको देखिए, ये ग्रास, ये पायनियर स्टेज है समझो, और यहां पर ये ट्री है, तो ये क्या है, क्लाइमेक्स। पायनियर में खाने के लिए क्या है, केवल घास फूस है, ग्रास। तो ए बी सी डी ई, ये जो 5 एनिमल हैं, एनिमल्स, ये केवल खाएंगे किसको, इसी को। तो इनके लिए फूड की वैरायटी ज्यादा है या कम, कम है। तो जब फूड की वैरायटी कम है तो आपको नहीं लगता निश जो है वो कॉमन है, जनरल है। तो नी के जनरलाइजेशन, निश जनरलाइजेशन तो यहां पर हाई है, लेकिन स्पेशलाइजेशन कम है। स्पेशलाइजेशन तो तब होता जब अलग अलग तरह के फूड होते। तो निश जो स्पेशलाइजेशन है वो लेस है पायनियर पर, और क्लाइमेक्स पर तो ट्री है। ए बी सी डी ई, ये 5 जो एनिमल्स हैं उनमें से ए ने कहा कि हम इस पेड़ की लीव्स को खा लेंगे, बी ने कहा कि हम सीड को खा लेंगे, सी ने कहा हम फ्रूट को खा लेंगे, डी ने कहा कि हम बर्ड्स को खा लेंगे, ई ने कहा कि हम फ्लावर को खा लेंगे। तो 5 ने अपने फूड को अलग अलग जो है कर लिया, मतलब यहाँ फूड की वैरायटी क्या है, ज्यादा। तो निश स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगा, हाई। कुल मिला के डाइवर्सिटी से ही लेना देना है। जहां पर फूड के ज्यादा साधन हो, जहां पर ऑप्शन ज्यादा हो, वहां पर स्पीसीज अपने अपने निश को अलग अलग कर लेती हैं, इसे निश स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा वहां पर हाई निश स्पेशलाइजेशन, और जहां पर डाइवर्सिटी कम वहां पर लेस निश स्पेशलाइजेशन। पायनियर में निश स्पेशलाइजेशन कम मिलेगा स्पेशलाइज्ड, और क्लाइमेक्स पर हाई मिलेगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है जनरलाइजेशन। पायनियर पर हाई निश जनरलाइजेशन और क्लाइमेक्स पर लो निश जनरलाइजेशन। फूड है निश, ये समझे फूड जो बात कही। चलिए निश के बाद में बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। देखिए नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी फाइटोप्लैंक्टन्स की बताई है ज्यादा, मतलब पायनियर्स की बताई है ज्यादा, और क्लाइमेक्स पर जाने पर ये कम हो जाती है। लिखा है ना, देखो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड पायनियर पर लो और क्लाइमेक्स पर हाई। क्यों है वो समझे। पहले आप समझिए कि एनसीपी कहते किसे हैं, एनुअल यील्ड कहते हैं किसे। ये एक यहाँ पर ट्री है, इस ट्री ने जो फूड बनाया, टोटल जो फूड बनाया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को लेकर समझ ले, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल जो ट्री फूड बनाता है, सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसे जीपीपी कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सपोज करिए हाइपोथेटिकली हमने एक वैल्यू ली कि उसने 100 फूड बनाया, प्लांट ने, ट्री ने। 10 फूड उसने रेस्पिरेशन में क्या किया, यूज। भाई प्लांट को मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी तो करनी है, और मतलब 10 यूज कर लिया। कितना बचा, 90। रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद में जो टोटल फूड बनाया उसमें रेस्पिरेशन को यदि काट दें तो जो बचता है 90, उसे एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हम जीपीपी एनपीपी डिटेल में भी पढ़ेंगे जब आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ाया जाएगा। अभी यहां समझे कि रेस्पिरेशन कट गया तो जो बचा 90 वो एनपीपी। एनपीपी प्लांट्स अपने पार्ट बनाते हैं एनपीपी से। जैसे एनपीपी का इस्तेमाल, 10 एनपीपी का इस्तेमाल करके रूट बनाया, 10 एनपीपी का इस्तेमाल करके स्टेम बनाया, 10 एनपीपी का यूज करके उन्होंने फोलियर कवर लीफ बनाया। तो पूरे प्लांट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है वो एनपीपी रहती है। मतलब किसी प्लांट का फ्रूट खाओ, सीड खाओ, फ्लावर खाओ, रूट खाओ, स्टेम खाओ, ब्रांचेस खाओ, आप क्या खाते हैं, एनपीपी। इसलिए एनपीपी को अवेलेबल बायोमास फॉर हर्बीवोर्स कहते हैं। चलिए हमने सोचा कि यहाँ पर एक हर्बीवोर्स आया और उसने ये 10 खा लिया, ये ब्रांच 10। सो 10 एनपीपी खाया तो 10 एनपीपी HR हर्बीवोर्स हेटेरोट्रॉपिक रेस्पिरेशन में माइनस करेंगे तो कितना बचा, 90 में 10, 80। हर्बीवोर्स के खाने के बाद में जो एनपीपी बचता है उसे हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड कहते हैं। अब आप बताइए 80 बचेगा, 50 बचेगा या 20 बचेगा, किस पर डिपेंड करता है, खाने वालों पर। तो जो चीज खाने वालों पर डिपेंड करती है, तो बताइए पायनियर से क्लाइमेक्स में जाने पर यहां खाने वाले ज्यादा होंगे या कम। यहां ये जंगल है तो यहां खाने वाले ज्यादा। जब खाने वाले ज्यादा होंगे तो खाया जाएगा ज्यादा तो बचेगा कम। इसलिए पायनियर से क्लाइमेक्स में जाने पर एनसीपी हाई से लो होता है।
पायनियर पर खाने वाले बहुत कम हैं, इसलिए पायनियर पर हाई है, और क्लाइमेक्स पर खाने वाले ज़्यादा हैं तो बचता कम है, तो इसलिए लो है। तो एनसीपी हर्बीवोर्स के खाने के बाद में जो बचता है उसी को हम एनसीपी या एनुअल यील्ड कहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। यहाँ पर हमारा सक्सेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद में अब शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अंदर, इसकी शुरुआत में ही कुछ इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है, आपसे ही पूछा है, जरा आप बताइए, कैन यू इमेजिन कि अर्थ के ऊपर क्या कोई ऐसा हैबिटेट हो सकता है जहां पर सिंगल स्पीसीज रहती हो, वन स्पीसीज सर्वाइव करती हो? क्या कोई ऐसा हैबिटेट हो सकता है अर्थ पर कि एक स्पीसीज रह सकती हो? तो इसका आंसर आएगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नो। क्योंकि एनिमल्स की यदि मैं बात करूं तो वो सिंगल स्पीसीज की फॉर्म में रह ही नहीं सकते, चाहे वो हर्बीवोर्स एनिमल हो जिन्हें फूड के लिए प्लांट्स स्पीसीज की ज़रूरत होती है, चाहे वो कार्निवोर्स एनिमल हो जिन्हें फूड के लिए दूसरे अदर एनिमल्स की ज़रूरत होती है। फूड के लिए एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड होती है, से सिंगल स्पीसीज का मिलना इम्पॉसिबल है, असंभव है। अब आप कहेंगे ठीक है सर, एनिमल की बात कर रहे हैं आप, प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, उनके पास फूड बनाने की मशीनरी है, तो वो तो एक सिंगल फॉर्म में रह सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह भी सिंगल स्पीसीज की फॉर्म में प्लांट्स भी नहीं रह सकते, पड़े ही वो अपना फूड खुद बनाते हो। क्यों? इसके पीछे वजह, देखिए, फूड बनाने के अलावा ढेर सारी और एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट दूसरे स्पीसीज या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। इसमें यदि मैं बात करूं, जैसे पोलिनेशन, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग जो बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज उन पर डिपेंड है, अपने सीड को डिस्पर्स करने के लिए, इधर से उधर बखेरने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, सीड को डिस्पर्स करने के लिए दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड है। इवन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट माइक्रोब्स। जरा सोचिए कि सॉइल माइक्रोब्स यदि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन ही नहीं करेंगे तो मिनरल्स रिलीज नहीं हो पाएंगे, और मिनरल रिलीज नहीं हुए तो प्लांट्स के पास मिनरल की शॉर्टेज हो जाएगी, तो फूड फॉर्म भी नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट कम से कम सॉयल माइक्रोब्स तो होने ही चाहिए। तो आप क्लियर रहें इस क्वेश्चन का आंसर कि कैन यू इमेजिन कि अर्थ के ऊपर कोई ऐसा हैबिटेट हो सकता है जहां पर सिंगल स्पीसीज सर्वाइव करती हो? तो इसका आंसर है नो। एटलीस्ट दो स्पीसीज तो कम से कम होनी चाहिए। यदि प्लांट्स की बात करें तो उनको सॉयल माइक्रोब्स की जरूरत है फॉर मिनरल्स। देखिए, फिर आपकी एनसीईआरटी में लिखा है इवन मिनिमल कम्युनिटीज, बड़ी अच्छी लाइन है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में लास्ट की दो लाइन है जिसमें डाउट आता है। इवन मिनिमल कम्युनिटीज दे आर सो मैनी लिंकेज एग्जिस्ट, ढेर सारी ऐसी मिनिमल कम्युनिटीज हैं जो बहुत छोटी साइज की हैं और वहां पर भी इंट्रैक्शन और लिंकेज मिलते हैं स्पीसीज के बीच में। दे आर नॉट रीडिली अपरेंट, मतलब लिंकेज प्रेजेंट हैं बट रीडिली अपरेंट नहीं है, मतलब आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उसका इशारा इस लाइन को बताने का किस ओर है? जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं, हम घूम रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते हैं डॉक्टर बन जाएंगे, आप तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद में फिर पेशेंट्स को, जो पेशेंट हैं उनको चेक करेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे। आप जानते हैं कि आपकी गट के अंदर बैक्टीरिया बैठे हैं, ई कोलाई बैठा है, लैक्टोबैसिलस बैठा है। ये सब क्या है? ये एक मिनिमल कम्युनिटी है और लिंकेज लेकर घूम रहे हैं। सर में जुएं होती हैं, लाइस, ह्यूमन स्कल्प में, तो वो भी एक इंट्रैक्शन है। और ये इंट्रैक्शन इतना मिनिमल है दैट इंट्रैक्शन इज नॉट रीडिली एपरेंट, आसानी से वो इंट्रैक्शन दिखाई नहीं देता। तो नेचर के अंदर कुल मिला के देखिए, डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन होती हैं वो अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती है। इसलिए पॉपुलेशन हमेशा इंट्रैक्शन में रहती हैं, और डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में रहती हैं तो बनाती हैं बायोलॉजिकल
कम्युनिटी। और ये जो इंटरेक्शन होते हैं ये फायदे के लिए हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, मींस डेट्रीमेंटल या नुकसानदेह भी हो सकते हैं। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्पीसीज इंटरेक्शन, देखिए स्पीसीज इंटरेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। बात करेंगे एनसीईआरटी कहां से शुरू करती है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। स्पीसीज इंटरेक्शन, ए और बी दो स्पीसीज है, ए और बी दो स्पीसीज है। यदि दो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, ए एंड ए के बीच में इंटरेक्शन है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, सेम स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन। रैबिट का रैबिट के साथ इंटरेक्शन फॉर ग्रासेस, टाइगर का टाइगर के साथ इंटरेक्शन फॉर डियर, तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ए का ए के साथ। आपकी एनसीईआरटी इस इंटरेक्शन को नहीं पढ़ाती है, बस आपको ध्यान रखना है सेम स्पीसीज का इंटरेक्शन फॉर फूड, शेल्टर, मेटिंग के लिए जो होता है उसे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है, क्यों नहीं है और क्या है उसके बारे में बात करेंगे अभी। ए का बी के साथ दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच के इंटरेक्शन को हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। याद रखें माइनर सा डिफरेंस है, इंट्रा और इंटर में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम स्पीसीज इंट्रा स्पेसिफिक, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। टाइगर डियर के बीच का इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, रैबिट ग्रास के बीच का इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दो डिफरेंट स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आपकी एनसीईआरटी आपको डिटेल में समझाती है, डिटेल में आपकी एनसीईआरटी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को समझाती है, ये ही आपका सिलेबस है। अब मैं आपको एक लाइन से क्लियर बता देता हूं कि एनसीईआरटी ने इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया, इस पर बड़ा ध्यान दिया है। क्यों? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जब दो सेम स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो तब केवल पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। दैट इंटरेक्शन कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज, बट दैट इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जब दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती हैं तब एवोल्यूशन होता है, नए कैरेक्टर डेवलप होकर आते हैं। तो याद रखिए दो डिफरेंट स्पीसीज जब इंटरेक्ट करती हैं तो तब एवोल्यूशन के चांस होते हैं, इसमें नहीं है। यही वजह है कि इसको डिटेल में समझाया है। तो आपके इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आपके सिलेबस में है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन। देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने इसको यहां पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव बेनिफिशियल भी कहते हैं इसको, पॉजिटिव इंटरेक्शन या बेनिफिशियल इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, शॉर्ट में लिखा ISI, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दूसरा निगेटिव हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, डेट्रीमेंटल कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। म्यूचुअलिज्म, जब दो स्पीसीज ए और बी यदि हम ले रहे हैं, दोनों को बेनिफिट हो, दोनों को फायदा हो, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सिंबल इसका प्लस प्लस जाता है, सिंबल आपको याद रखना है, आगे भी हम डिस्कस करते चलेंगे, एग्जाम में सिंबल भी पूछ लिए जाता है, न्यूमेरिक सिंबल प्लस प्लस। दूसरा कमेंसलिज्म, जब एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो और दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल हो, मतलब जीरो, प्लस जीरो कमेंसलिज्म। तीसरा प्रोटो कोऑपरेशन, इसमें भी इंटरेक्शन करने वाली दोनों स्पीसीज को बेनिफिट ही होता है, लेकिन किस प्रकार प्रोटो कोऑपरेशन म्यूचुअलिज्म से अलग है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन को हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन यदि मैं दूं तो वो डेफिनेशन ये है कि दोनों स्पीसीज में दोनों को फायदा हो सकता है, एक को फायदा हो सकता है, लेकिन हार्म किसी को भी नहीं होता पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर। नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, पहला एक्सप्लॉइटेशन, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, हार्म, वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर वन इज हार्म्ड। सेकंड एमेंसलिज्म, वन इज न्यूट्रल एंड अनदर इज हार्म्ड। थर्ड इज कंपटीशन,
बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर हार्म्ड, दोनों को हार्म है। तो नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन या एंटागोनिस्ट इंटरेक्शन जो है इसको, या डेट्रीमेंटल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इनमें एक स्पीसीज को फायदा हो सकता है लेकिन एक स्पीसीज को हार्म 100% होगा। कुल मिला के देखिए डेफिनेशन क्या होती है। पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में किसी भी स्पीसीज को हार्म नहीं होगा। नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में एक स्पीसीज को हार्म ऑलवेज होगा। कंफर्म है कि एक स्पीसीज जरूर हार्म में जाएगी। एक्सप्लॉइटेशन को फर्दर दो पार्ट में पढ़ेंगे आप, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। तो ये था अपना पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के फर्स्ट पार्ट को म्यूचुअलिज्म से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे, फिर हम कमेंसलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, देन हम नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पर पहुंचेंगे। तो म्यूचुअलिज्म के लिए सिंबल प्लस प्लस याद रखना है। ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। ओब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेशन है, मतलब कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये इस तरह का इंटरेक्शन है, यहां पर ए और बी यदि एक दूसरे के साथ आ गई तो दोनों स्पीसीज के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचते। यहां पर साथ साथ रहेंगे तो ठीक ठाक है, यदि इनको दोनों को आपने अलग कर दिया तो दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों की डेथ या मृत्यु कंफर्म है। इसलिए इसको इंटरेस्टिंगली कुछ लोग ऐसे फनी फॉर्म में कह देते हैं कि म्यूचुअलिज्म इज अ लैला मजनू रिलेशनशिप। ये लैला मजनू रिलेशनशिप है भाई, तो ध्यान रखें। देखिए म्यूचुअलिज्म के अंदर 3 वचन होते हैं, 3 प्रोमिसेस। म्यूचुअलिज्म तभी बनता है, ए और बी यदि म्यूचुअलिज्म में है तो इसका मतलब 2 ए और बी स्पीसीज ने 3 प्रोमिसेस एक दूसरे से किए हैं कि हम इसको निभाएंगे। कौन कौन से? को एग्जिस्टेंस, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जीना। को एवोल्यूशन, साथ साथ बदलाव करेंगे। ए यदि कुछ बदलाव करेगी तो उसके हिसाब से, उसकी सुविधा के हिसाब से बी भी बदलाव करेगा। को एक्सटिंक्शन, यदि ए चली गई, डेथ हो गई, तो बी भी ऐसा नहीं कि सी के पास चला जाएगा, वो भी मर जाएगा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो यहां आपको को एक्सटिंक्शन देखने के लिए मिलेगा। म्यूचुअलिज्म के अंदर इंटरैक्टिंग जो स्पीसीज होती हैं वो 3 प्रोमिसेस के साथ रहती हैं, साथ साथ जीना, साथ साथ बदलाव करना और साथ साथ मर जाना। को एग्जिस्टेंस, को एवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन यहां पर देखने के लिए मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज अ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। फैकल्टेटिव नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। बहुत ही टाइट रिलेशनशिप है। समझे कि भैया प्लस प्लस हो गया, ए और बी दोनों साथ हैं, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। खतरनाक है, डेंजरस है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ेंगे कि ऐसी स्पीसीज के गायब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि भाई ए और बी है, ए को कोई नुकसान हो जाए तो बी भी मारा जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ए बी सी सी डी ई एफ, ये जो है कुछ एग्जाम्पल लिए, इनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इसमें एक एक करके बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एनिमल्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और एनिमल्स के बीच में म्यूचुअलिज्म हम स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं लेकिन हमने यहां पर लिया है टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा। टर्माइट्स हमारे घरों में पेपर को, क्लॉथ्स को, आप जानते हैं पेपर को, क्लॉथ्स को खाती है, वुड को खाती है, बड़ा परेशान करती है। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए न जाने कितने केमिकल यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होती। तो अब आप डिटेल में समझें कि ये है टर्माइट्स, ये जो बनी हुई है देखिए। टर्माइट्स की गट के अंदर एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है। टर्माइट्स की गट में एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, ट्राइकोनिम्फा। और ये ट्राइकोनिम्फा की ही बदौलत टर्माइट्स वुड के सेलुलोज को, क्लोथ्स को डाइजेस्ट कर पाती है। तो देखिए टर्माइट्स ने ट्राइकोनिम्फा को क्या दिया हुआ है? शेल्टर, रहने की जगह, और रॉ मटेरियल वुड भी देती है जो खाती है। और इसके बदले ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? डाइजेशन करता है, क्योंकि इसके पास वो एंजाइम है सेलुलेज
तो डाइजेस्ट कर देता है, फूड डाइजेस्ट। जरा सोचिए, इमेजिन करिए, यदि किसी वजह से आपने टर्माइट्स के अंदर बैठे हुए ट्राइकोनिम्फा को टारगेट करके उसको मार दिया तो टर्माइट्स भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। यदि ट्राइकोनिम्फा चला गया तो टर्माइट्स को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि को एक्सटिंक्शन दिखाएंगे। तो जब से इन्हें पता लगा है पेस्ट कंट्रोल वाली कंपनीज को, तो वो ऐसे केमिकल बनाने लगे जो टर्माइट्स को नहीं मारता, ट्राइकोनिम्फा को टारगेट करता है। ट्राइकोनिम्फा को उड़ा दो, खत्म कर दो, टर्माइट्स अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। तो याद रखना है आपको, टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा, एनिमल के बीच का इंटरेक्शन। दूसरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का इंटरेक्शन। एनसीईआरटी इस एग्जाम्पल को म्यूचुअलिज्म के दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती है। कहती है कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, वो मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरली फैसिनेटिंग है। फैसिनेट कर देता है, आपको अमेज कर देगा, और मोस्ट स्पेक्टिकुलर है। वो देखिए कैसे। यहां पर एग्जाम्पल लिया है जो नीट में पूछा भी गया है, यक्का प्लांट्स एंड प्रोन्यूबा मोथ। देखिए, यक्का प्लांट्स, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को बायोटिक एजेंट पर डिपेंड होना पड़ता है फॉर पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। चलिए हम सीड डिस्पर्सल की बात तो छोड़ें, पोलिनेशन की बात करते हैं। प्लांट से प्लांट को अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कराना है। सो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कराने के लिए एजेंट को बुलाना पड़ेगा, पोलिनेटिंग एजेंट्स को, इंसेक्ट को। और इंसेक्ट फ्री में तो आएगा नहीं, उसको क्या देना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, इनाम देना पड़ेगा कि भाई आप हमारे पोलन्स ट्रांसफर कर दो, इसके बदले हम आपको इनाम देंगे। तो आपकी एनसीईआरटी क्लियर लिखती है कि पोलिनेटिंग एजेंट्स को प्लांट्स रिवॉर्ड की फॉर्म में दो चीजें देते हैं, एक नेक्टर और दूसरा पोलन्स। याद रखें, मुझे मालूम है शायद आपको नेक्टर था याद, लेकिन नेक्टर प्लस पोलन्स दोनों रिवॉर्ड की फॉर्म में पोलिनेटिंग एजेंट्स को दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, एक प्लांट है, सपोज करिए हमने देख लिया उसके फ्लावर आ गए, अब इसके पास नेक्टर है। अब ये इंतजार कर रहा है कि भाई कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आए, हमारा जो पार्टनर है वो हमारे नेक्टर ले ले, उसके लिए तैयार किया है, और हमारे पोलन्स को ट्रांसफर कर दे। पता लगा कि जो मेन पॉलिनेटिंग एजेंट है उसके आने से पहले नेचर के अंदर ढेर सारे चीटर घूम रहे हैं, धोखेबाज ऐसे इंसेक्ट भी हैं, वो आए, आकर इंसेक्ट को चुरा कर ले गए और पोलिनेशन कराया नहीं। ऐसी कंडीशन में प्लांट ने ये सोचा कि हमारे पोलिनेटिंग एजेंट को ही मिले नेक्टर और कोई चीटर इसको ना लेकर जाए, तो उन्होंने अपने इंसेक्ट के साइज के हिसाब से, उन्हें पता लगा कि हमारा जो पॉलिनेटिंग एजेंट है पार्टनर म्यूचुअलिज्म में वो छोटे साइज का है, तो क्यों ना अपने फ्लावर को छोटा कर लिया जाए। तो अपने एजेंट के हिसाब से अपने अंदर बदलाव किया, इसे कहते हैं को एवोल्यूशन। छोटा कर लिया। अब इसमें बड़े वाले जो चीटर है वो तो आ ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, केवल दरवाजा डोर कितने साइज का है, जितने बड़े साइज का एजेंट है। इस तरीके से दोनों का स्पीसीज टू स्पीसीज टाइट इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अब जरा सोचिए कि इतना फाइन पोर है, जगह है कि वहां पर कोई और नहीं जा सकता। अब इस एजेंट को यदि कुछ हो जाए, ये मर जाए, तो कोई और एजेंट तो यहां पर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बदलाव अपने पार्टनर के हिसाब से किया है। ऐसी कंडीशन में उस एजेंट की डेथ के साथ साथ इस पार्टनर की भी डेथ कंफर्म हो जाएगी। इसी को को एक्सटिंक्शन कहते हैं। देखिए, फायदे के लिए हुआ स्पीसीज टू स्पीसीज इंटरेक्शन, लेकिन यहां पर को एक्सटिंक्शन भी देखने के लिए मिलता है। सो प्रोन्यूबा एंड यक्का प्लांट्स में यही रहता है। यक्का प्लांट ने अपने अंदर बदलाव प्रोन्यूबा मोथ के हिसाब से किया है। प्रोन्यूबा को मालूम है कि किधर जाना है। प्रोन्यूबा मोथ में जो फीमेल होती है वो यक्का प्लांट को ओवी पोजिशन एग ले करने के लिए यूज करती है, आती है, एग ले करती है और इसका पोलिनेशन करा देती है। यदि प्रोन्यूबा मोथ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो यक्का प्लांट्स का एक्सटिंक्ट होना कंफर्म है, क्योंकि कोई और प्रोन्यूबा यक्का प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन करा ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ बदलाव मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऐसे किए हुए हैं वो केवल प्रोन्यूबा के लिए ही सुटेबल है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स और एनिमल्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग है। तो यहां पर आपको मिलेगा को एग्जिस्टेंस, को एवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन। चलिए सी पर आ जाइए। थर्ड एग्जांपल, एल्गी एंड फंजाई।
एल्गी एंड फंजाई, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। आप जानते हैं एल्गी और फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या बॉडी बनाते हैं जिसे हम लाइकेन्स कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइकेन कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं, दो डिफरेंट स्पीसीज का आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का एक आइडियल एग्जाम्पल है लाइकेन्स। लाइकेन्स में एल्गी है, एल्गी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं तो वो फूड बनाने का काम करते हैं। फंजाई वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके देते हैं और एल्गी को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। सो एल्गी एंड फंजाई आपस में मिलकर एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं, नीड है, उसको पूरा करते हैं और ये रिलेशनशिप ऑब्लिगेट है। यदि आप एल्गी और फंजाई को हटा दें, कहें कि भाई अलग अलग रह लो, तो दोनों की डेथ कंफर्म है। तो कह सकते हैं कि लाइकेन्स में एल्गी और फंजाई को एग्जिस्टेंस, को एवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन के अंदर रहते हैं। तो लाइकेन एक आइडियल एग्जाम्पल है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की रूट्स के अंदर फंजाई आ जाते हैं और ये बनाते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा याद रखें, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है माइकोराइजा। अब ये क्या करते हैं, जैसे डायग्राम में बताया हमने, पाइनस ले लिया। पाइनस का जो ट्री है उसके रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स नहीं होते, इसलिए वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो पाइनस तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन पाइनस की रूट में कुछ फंजाई आ जाते हैं जो बनाते हैं माइकोराइजल रिलेशनशिप। ये फंजाई जो होते हैं ये सराउंडिंग से ये फंजाई सराउंडिंग से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके देते हैं पाइनस को, और पाइनस इसके बदले फंजाई को फोटोसिंथेटिक फूड प्रोवाइड करता है। भाई फूड बना रहे हैं, उनके पास तो मशीनरी है, तो थोड़ा फूड किसको दिया, थोड़ा फूड जो है फंजाई को भी दे दिया, तो फंजाई को भी बेनिफिट हुआ, फायदा, और पाइनस को भी फायदा हुआ। इवन ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, इस बात की और प्रूव आपकी 11th एनसीईआरटी में प्लांट फिजियो के अंदर एक लाइन लिखी है कि अ सीड ऑफ पाइनस कांट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजल रिलेशनशिप। बिना माइकोराइजल रिलेशनशिप के जो पाइनस का सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें, माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। चलिए सेकंड लास्ट एग्जांपल, फिग ट्री एंड वास्प स्पीसीज। फिग ट्री को समझे, फिग अंजीर का पेड़, फिग ट्री अंजीर का पेड़, फाइकस एक बहुत बड़ा जेनरा है जिसके अंदर पीपल का पेड़, अंजीर का पेड़, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ वो भी आता है। तो देखिए फिग ट्री के अंदर फिग जो फाइकस है, नॉट फ्यूकस, फाइकस, आप जानते हैं मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है कि इनके पास जो है, जो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम, बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है हाइपेंथोडियम, वो हमने इन्फ्लोरेसेंस यहाँ बनाया, ये रहा इन्फ्लोरेसेंस, कॉम्पैक्ट फॉर्म। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होते हैं फ्लावर, ऊपर की साइड में यहाँ पर, ऊपर की साइड में यहाँ पर हैं ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है ऊपर की साइड में, ध्यान रखें। यहां पर ये जो खाली है ओवरी, ये है गाल फ्लावर, खाली जो ओवरी है ये क्या है, गाल फ्लावर, और नीचे जो है ये है फर्टाइल फीमेल फ्लावर, फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ध्यान से देखें। ऊपर की साइड में मेल फ्लावर, बीच में ये खाली ओवरी है, ये गाल फ्लावर, या इनको स्टेराइल फीमेल फ्लावर भी कहते हैं, बस ओवरी होती है, अंदर एग नहीं होता। बेस पर जो है वो फर्टाइल जो है फीमेल फ्लावर है, फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स। अब क्या होता है, जो फिग ट्री होता है इसके हाइपेंथोडियम जो है, कॉम्प्लेक्स जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें फीमेल वास्प, जिसको ब्लास्टोफेगा भी कहते हैं, ब्लास्टोफेगा नाम है, फीमेल वास्प ओवी पोजीशन के लिए आती है, अपने अंडे रखने के लिए, एग्स को ले करने के लिए आती है। एग ले करने के लिए आएगी तो इसके जो फ्रूट है इसके ऊपर एक होल ओस्टियोल होता है, मतलब फ्रूट क्या, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है इस पर एक ओस्टियोल होता है, ओस्टियोल से ये फीमेल वास्प अंदर एंटर की। जब ये अंदर एंटर करती है तो सीधे जाकर टकराती है मेल फ्लावर से, मेल फ्लावर से टकराते हुए
पोलन्स आते ही हैं बॉडी पर, यहाँ घूमेगी क्योंकि ये भी ऑक्यूपाइड है, इसमें भी एग है, इसमें भी एग है, ऐसे घूमते हुए ये करा देती है पोलिनेशन, जगह ढूंढ रही है अपने ओवी पोजीशन के लिए, अपने एग्स को रखने के लिए। और जब इनको खाली ओवरी दिखती है तो खाली ओवरी के अंदर ये जमा कर देती हैं अपने एग ले कर देती है। तब तक फीमेल ब्लास्टोफेगा या फीमेल वास्प विजिट करती रहती हैं और लगातार पोलिनेशन होता रहता है जब तक ये गाल फ्लावर को फुल्ली लोडेड ना कर दे अपने एग से। तो ये देखिए जो गाल फ्लावर है वो खाली ओवरी थी, इसके अंदर आ गए हैं ये एग्स, तो ये एग है। चलिए हम यहाँ लिख दें, ये क्या है, एग, ये एग्स है, एग है, रख दिए। इस दौरान क्या हुआ, फिग का क्या बेनिफिट हुआ, फिग का फायदा हुआ, पॉलिनेशन हो गया, फिग को तो पॉलिनेशन मिला फायदा, और फीमेल वास्प को ओवी पोजीशन एग ले करने की जगह मिली, साइट। और दूसरा एक और काम होता है वो ये, जब ये पॉलिनेशन होने के बाद में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद में इसमें क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो के बाद में बन जाएंगे सीड्स। और यहाँ पर जो एग्स है, एग से लार्वा निकल जाएंगे, लार्वा बनने पर लार्वा को लगती है भूख, और भूख लगने पर इनको फूड की तरह, एज ए फूड की तरह ये इसके सीड पर फीड करते हैं। दैट्स वाई फिग ट्री प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द लार्वा। वास्प के जो लार्वा है उनको नरिशमेंट मिलता है। तो दो फायदे वास्प के हैं, एक तो फीमेल वास्प को ओवी पोजीशन एग लेइंग के लिए मिलती है साइट, दूसरा उनके यंग जो लार्वा है उनको नरिशमेंट दिया जाता है, और इसके बदले फिग का पोलिनेशन हो जाता है। फाइनली अंदर लार्वा है, खा पी चुके काफी, और सीड भी तैयार हो गए हैं। तब उसके बाद में जब राइप हो जाता है, इनका फ्रूट बन जाता है, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऊपर से टूटने के बाद में नीचे गिरता है और बस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, लार्वा फ्री हो जाते हैं वास्प, और सीड डिस्पर्स हो जाता है। तो वास्प, फिग ट्री एंड वास्प के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। जरा सोचिए, यदि वास्प की डेथ हो जाए तो इस इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर ये जो स्मॉल साइज का ओस्टियोल है, इसको कोई और रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा, और फाइनली फिग ट्री की भी डेथ कंफर्म है। तो को एग्जिस्टेंस है, को एवोल्यूशन है, उसके हिसाब से ही ओपनिंग साइज है, और को एक्सटिंक्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा यदि ये गायब हो जाए। इसमें आप एग्जाम्पल जो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरिया में विजिट किए हैं, एक गुल्लर का पेड़ होता है, उसका यही एग्जाम्पल यही है, वो भी फाइकस ही होता है। उसमें देखेंगे आप, जब उसको रप्चर करते हैं तो उसके अंदर से इंसेक्ट्स निकलते हैं, तो इसी तरीके से इंसेक्ट पैक किए गए हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, दो डायग्राम है, दोनों आपको याद रखने के, डायग्राम देकर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिग का याद रखें। लास्ट वाला बीज एंड ऑर्किड, बीज एंड ऑर्किड में भी डायग्राम दिया है, डायग्राम देख लें आप एनसीईआरटी के अंदर। बीज एंड ऑर्किड के बीच में बात करते हैं। देखिए ऑर्किड की बात की, यहाँ पर ऑर्किड की जो स्पीसीज है, ऑर्किड जो प्लांट्स हैं वो अपने अट्रैक्टिव फ्लावर के लिए बड़ा फेमस रहता है, लेकिन ऑर्किड की ढेर सारी स्पीसीज हैं। जिस स्पीसीज की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो स्पीसीज है मेडिटेरियन ऑर्किड। मेडिटेरेनियन ऑर्किड मेडिटेरियन सी के पास वाले एरिया में मिलती है, जिसे कहते हैं हम ऑफ्रिस। देखिए ऑफ्रिस के पास प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ऑफ्रिस जो ऑर्किड है उसके पास फ्रेग्रेंस नहीं है, तो फ्रेग्रेंस की वजह से तो अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेटर, फ्रेग्रेंस नहीं है। इसके पास नेक्टर नहीं है देने के लिए, नेक्टर भी नहीं है तो फिर तो और भी नहीं आएगा पॉलिनेटिंग एजेंट। इसके पास अट्रैक्टिव फ्लावर भी नहीं है, मतलब तीनों चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप खुद कह देंगे कि ऑफ्रिस ऐसा घर अपने पॉलिनेशन के लिए किसी और पर डिपेंड हो जा, अबायोटिक वाटर या एयर पर, क्योंकि बायोटिक एजेंट के लिए नेक्टर होना चाहिए, वो नहीं है तेरे पास, अट्रैक्टिव पेटल्स नहीं है, वो नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, तो तीनों नहीं है तेरे पास। तो ऐसी कंडीशन में तेरे पास कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं आ पाएगा। लेकिन ऑफ्रिस बहुत स्मार्ट है, ये कहता है कि मैं पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक एजेंट या इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन करा के दिखाऊंगा। ध्यान से समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है एग्जाम्पल। ऑफ्रिस ऑर्किड जो है वो क्या करता है, वो बी और बम्बल बीज को देखता है, बी एंड बम्बल बीज। हनी बी से थोड़ा बड़े साइज की होती है, ये देख रहा है तो ये देखता है कि मेल जो है वो फीमेल को अप्रोच कर रहे हैं फॉर कॉपुलेशन,
ब्रीड करने के लिए, तो सोचता है कि फीमेल को तो नहीं बुला सकते लेकिन मेल को बुला सकता है। तो वो क्या करता है, ये जो ओफ्रिस है ये अपने फ्लावर के एक पेटल के अंदर कुछ चेंजेस करता है, मॉर्फोलॉजिकल, शेप, साइज, कलर, मार्किंग, कि एक पेटल को बिल्कुल बम्बल बी के फीमेल बी जैसा बना देता है। देखिए कमाल का इंट्रैक्शन, मतलब यहां पर ओफ्रिस ने ऐसा मिमिक्री किया, कॉपी किया फीमेल बम्बल बी जैसा, और एक पेटल को फीमेल बम्बल बी जैसा बना दे। अनकैनी रिजेम्बलेंस, आपकी एनसीईआरटी खुद लिखती है कि ऐसा मॉडिफिकेशन करता है मॉर्फोलॉजिकल, शेप में, साइज में, कलर में, मार्किंग में, कि अनकैनी रिजेम्बलेंस मीन्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, जिसको डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग पहचानना बहुत ही मुश्किल हो। अब जरा सोचिए, मेल फीमेल के पीछे जा रहा था, इधर चेंजेस कर दिया तो देखेगा कि हमारी तो फीमेल इधर है, आ गया इधर, कॉपुलेशन शुरू। उसके हिसाब से वो मेल जो है फीमेल के साथ कॉपुलेशन कर रहा है, आपके हिसाब से मेल भी पेटल के साथ कॉपुलेशन कर रहा है। यहां कॉपुलेशन किया, उसके बाद में देखा कि और दूसरी साइड में भी दिख रहे हैं, जबकि वो तो पेटल्स हैं, वहां कॉपुलेशन, तीसरी जगह कॉपुलेशन, पूरा एंटायर डे कॉपुलेशन करते हुए घूम रहा है। तो इस तरीके से बताइए, ये ओफ्रिस ने बी को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, पेटल के अंदर बदलाव करके कंफ्यूज कर देना, इसको कहते हैं बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी। याद रखें, जो ओफ्रिस है, ऑर्किड है, मेडिटेरियन ऑर्किड, वो बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब पजल्ड कर दिया। पजल्ड करने के बाद में अपना पोलिनेशन करा दिया, हो गया फायदा। किसको, ऑर्किड को तो फायदा हो गया, बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी दिखाया, पजल्ड कर दिया। अब जरा बताइए कि वो जो कॉपुलेशन कर रहा है, क्या वो ट्रू कॉपुलेशन है? वो तो पेटल के साथ कॉपुलेशन कर रहा है, सीडो कॉपुलेशन कहते हैं, फॉल्स कॉपुलेशन, सीडो कॉपुलेशन। आपको नहीं लगता उसके साथ धोखा हो गया है, फ्रॉड? कौन सा फ्रॉड? सेक्सुअल फ्रॉड, इसलिए इसको सेक्सुअल डिसीट कहते हैं। डिसीट मतलब फ्रॉड होता है, सेक्सुअल डिसीट। ये तीनों टर्म मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, आपको एक एक करके समझा दिए। उसने पजल्ड कर दिया है तो बेविल्डरिंग डाइवर्सिटी दिखाई है। सीडो कॉपुलेशन है क्योंकि ट्रू कॉपुलेशन नहीं है, वो पेटल के साथ कॉपुलेशन कर रहा है। और सेक्सुअल डिसीट क्योंकि सेक्सुअल फ्रॉड हो गया है। अब देखिए यहां पर एनसीईआरटी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती है। यहां पर कोएग्जिस्टेंस है, बिल्कुल, को एवोल्यूशन भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस एग्जाम्पल में को एक्सटिंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, बस ध्यान रखें आप। इसे थोड़ा सा हल्का एग्जाम्पल पड़ जाता है, को एक्सटिंक्शन नहीं है लेकिन को एवोल्यूशन एंड को एग्जिस्टेंस है, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म में रखा है। वो कैसे, जरा सोचिए, यदि सभी मेल पेटल के साथ कॉपुलेशन करते रहे तो फीमेल को तो टेंशन हो जाएगी कि जब तक ये मेल हमारे साथ कॉपुलेशन नहीं करेंगे तो हमारी तो पॉपुलेशन खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में फीमेल देखती है कि हमारे मेल पेटल के पास क्यों गए, क्योंकि पेटल ने, ऑर्किड ने अनकैनी रिजेम्बलेंस किया हुआ है, हमारी कॉपी की हुई है, इसलिए वो भटक गए। अब उन भटके हुए को सही लाइन पर लाने के लिए क्या करती है फीमेल बी, पहले शायद हो सकता है समझाती होंगी कि ये ओरिजिनल नहीं है, पेटल के साथ कॉपुलेशन कर रहे हो, ओरिजिनल हम है, हमारे साथ आओ, लेकिन वो नहीं मानते, ब्रीडिंग सीजन है, नहीं मानते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करती है फीमेल बी और पेटल के बीच के इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए फीमेल बी अपने अंदर चेंज करती है। अपने अंदर जैसे ही चेंज करती है तो मेल को पता लगता है कि नहीं, पेटल वाला जो भी है ये फीमेल हमारे वाली तो आजकल ऐसी है, तो वो अपनी ही फीमेल पर जाना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में ऑर्किड को टेंशन हो जाती है कि ये तो इंट्रैक्शन टूट गया। ऐसी कंडीशन में ऑर्किड इंट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए फिर से दोबारा देखता है कि आजकल इनकी फीमेल कैसी चल रही है और फिर अपने अंदर उसी तरह का चेंज कर देता है। सो ऑर्किड ने को एवोल्यूशन किया फीमेल बी के साथ टू मेंटेन द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, और फिर मेल फीमेल पर पेटल पर जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार बी एंड ऑर्किड के बीच का इंट्रैक्शन म्यूचुअलिस्टिक है, इंटरेस्टिंग है। कई बार बच्चा ये पूछता है कि सर ऑर्किड का तो पॉलिनेशन हुआ, बी को क्या फायदा है? भाई बी को फायदा है तभी तो पेटल पर आ रहा है, कॉपुलेशन कर रहा है, सीडो कॉपुलेशन कर रहा है। आपको पता है वो पेटल के साथ है, लेकिन उसे पता है कि वो फीमेल इमेजिन कर रखा है, इसलिए वो बेनिफिट ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये था म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप।